नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सीमा। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। सिम्स में बीते दिनों हुई महिला के मौत के मामले में परिजनों द्वारा किए गए हंगामे की डॉक्टर और नर्स ने थाने में की शिकायत। शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का लगाया गया आरोप। बहन के साथ स्कूल आई 5 साल की बालिका को थप्पड़ मारने के मामले में हुई कार्रवाई। हटाए गए प्राचार्य, बीओ से छीना गया प्रभार। प्रदेश में 27 सितंबर को फेडरेशन का आंदोलन। विभिन्न मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन करेगा प्रदर्शन। बैठक में तय हुई रूपरेखा। निजी अस्पतालों की मनमानी पर चला शासन का डंडा। बिलासपुर के 18 निजी अस्पतालों को भेजा गया नोटिस, तो 2 अस्पतालों पर लगा जुर्माना। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। और अब खबरें विस्तार से। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पचपेड़ी विकासखंड मस्तूरी के प्रभारी प्राचार्य चितरंजन कुमार राठौर के द्वारा विद्यालय में अपने बहन के साथ आई हुई 5 वर्षीय बालिका को थप्पड़ मारा तथा बुरी तरह से डांट लगाई गई, जिससे बालिका भयभीत हो गई। इस प्रकार बिना कारण जाने अबोध बालिका के साथ सख्त व्यवहार किया जाना पाया गया। प्रारंभिक जांच में पुष्टि होने के उपरांत बिलासपुर जिले के कलेक्टर अवनीश शरण के द्वारा तत्काल प्रभारी प्राचार्य को पद से मुक्त करते हुए बीईओ कार्यालय मस्तूरी में उपस्थिति देने आदेशित किया गया है। वहीं चितरंजन कुमार राठौर प्रभारी प्राचार्य मूल पद व्याख्याता के निलंबन का प्रस्ताव भी संचालक लोक शिक्षण रायपुर को अनुशंसा सहित भेजा गया है। मस्तूरी विकासखंड में इस प्रकार की घटना लगातार होने से विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भी हटा दिया गया है और उनकी जगह विकासखंड शिक्षा अधिकारी मस्तूरी का प्रभार ईश्वर प्रसाद सोनवानी प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला एरम शाही को दिया गया है। शक्ति जिले में अवैध खदानों पर विभागीय कार्रवाई नहीं होने से जहां तहां कई छोटे बड़े पत्थर खदानों का अस्तित्व में आना अब आम बात सी हो गई है। ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत नंदेली से सामने आया है, जहां बीते 20-25 वर्षों से नंदेली भोथीडीह मुख्य मार्ग पर किनारे लगभग 10 एकड़ बेशकीमती शासकीय भूमि पर ग्राम के ही राजेश्वर साहू, मनहरण साहू द्वारा दबंगई पूर्वक बेजा कब्जा कर बिना किसी शासकीय अनुमति के पत्थर खदान संचालित किया जा रहा है। उक्त खदान में पत्थर तोड़ने के लिए ब्लास्टिंग किया जाता है, जिससे मुख्य मार्ग के साथ ही आसपास मौजूद मकान भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। ग्राम पंचायत नंदेली के जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों द्वारा अवैध पत्थर खदान का विरोध करने पर आरोपियों द्वारा ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं इसकी शिकायत पुलिस से हुई, तब पुलिस ने मौके से खुदाई में प्रयुक्त जेसीबी को खनिज विभाग द्वारा जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया गया, जबकि मौके से 2 चालक ट्रैक्टर लेकर भागने में कामयाब हो गए। मैं देवेंद्र कुमार चंद्रा हूँ, नंदेली ग्राम से हूँ। मैं ग्राम निवासी हूँ और यहाँ पास कुल 15-20 सालों से अवैध खनन कर रहे हैं। हम लोग देखे, यहाँ पास आए तो यहाँ पर जेसीबी चल रहा था, मना किए तो उसके जो यहाँ का मालिकाना हक जता रहे हैं राजेश्वर साहू पिता मनहरण साहू पिता चिंताराम, आकर यहाँ हम लोग को धमकी दिए हैं कि क्या करना है जो कर लो और मेरे से कुछ भी छेड़छाड़ करोगे तो जान से मार दूंगा, धमकी देकर गए हैं। यहाँ पास ये जो खनन हो रहा है वो जयपुर सिकाईनार नंदेली मुख्य मार्ग है और कभी भी दुर्घटना हो सकती है और एक बार हुआ भी है। पीपर भावर का पिकअप यहाँ पास जो मिट्टी ढेर से उसे टक्कर खा के लड़का मर गया ड्राइवर। तो हम चाहते हैं कि ये बंद हो और इसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, धमकी देने के विरुद्ध कार्रवाई हो। भाई इस तरह का गांव की पंचायत की ज़मीन को अवैध खनन कर रहे हैं और गुंडागर्दी से तरीके से इतने दिन से खदान चला रहे हैं। शासकीय है या ज़मीन शासकीय है? जी, हम लोग ग्राम पंचायत नंदेली के सरपंच प्रतिनिधि हूँ। मेरा नाम यागेंद्र कुमार चंद्रा है। सभी ग्रामवासी हैं नंदेली के। यहाँ पे पिछले कई वर्षों से अवैध रूप से शासकीय भूमि को कब्जा करके अवैध रूप से पत्थर खनन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हम लोग कई बार अनेकों बार
किए जा चुके हैं, और चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे माइनिंग हो, सब में हम लोग शिकायत कर दिए हैं, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है। इतने शिकायत करने के बाद भी कोई अधिकारी यहाँ आज तक के नहीं आए हैं। आज भी यहाँ पे जेसीबी लगा हुआ था और अवैध उत्खनन कर रहे थे, तो सभी ग्रामवासी के साथ में आकर हम लोग उत्खनन को बंद किए हैं। और किनके यहाँ पे गांव के ही एक राजेश्वर साहू पिता मनहर साहू है, और मनहर साहू पिता चिंताराम साहू द्वारा कई वर्षों से कब्जा करके दबंगई पूर्वक यहाँ पे खनन चलाया जा रहा है, और मना करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। अभी भी हम लोग यहाँ पे आए थे, विवाद कर रहे थे। विवाद करने की स्थिति में हम लोग यहाँ पे हैं, और अभी तहसीलदार साहब को हम लोग फ़ोन पे बात भी किए हैं, और माइनिंग इंस्पेक्टर को भी फ़ोन किए थे, लेकिन वो मेरा ट्रांसफ़र हो गया करके बोले हैं, और तहसीलदार साहब से बात हुआ है। हम लोग को यहाँ पे आए हम लोग को 1 घंटा हो गया है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है, ना कोई नहीं आया है। बस इसकी कार्यवाही हो, और इसकी लंबाई और चौड़ाई को नाप कर इसके ऊपर कार्यवाही हो बहुत। और रोड के किनारे लगा है, मुख्य मार्ग है ये, नंदेली भोथीडी मुख्य मार्ग है, और रोड भी मतलब रोड के किनारे तक खोद लिए हैं, कभी भी दुर्घटना हो सकता है यहाँ। और बारूद से ब्लास्ट करते हैं। आसपास में घर है यहाँ 100-200 मीटर में, सबके छप्पर में तो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े गिरते हैं, कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। क्या करेंगे? अगर ये 4-5 दिन में अगर कार्यवाही नहीं होती है तो हम लोग जयजयपुर बाराद्वार मुख्य मार्ग पे धरना। पट क्षेत्र के ग्राम डगनिया में घरेलू काम करते समय एक नवविवाहिता सुकुवाराबाई केवट की जलने से मौत हो गई। सुकुवाराबाई की शादी केवल 3 महीने पहले हुई थी, और उसकी संदिग्ध मौत के बाद पुलिस ने उसके पति मुकेश केवट को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार घटना 15 जुलाई 2024 सुबह लगभग 9 बजे की है, जब सुकुवाराबाई गैस चूल्हे पर खाना बना रही थी, और इस दौरान आग लगने की वजह से वह गंभीर रूप से जल गई। उसे तुरंत इलाज के लिए रायपुर के DKS अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 18 जुलाई को उसने दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार मृतका के मायके पक्ष ने आरोप लगाया है कि सुकुवारा की मौत जलने से नहीं हुई, बल्कि उसके पति द्वारा दहेज की मांग और लगातार प्रताड़ना के कारण हुई। सुकुवारा के परिवार ने बताया कि शादी के बाद से मुकेश ने अपनी पत्नी के साथ विवाद और मारपीट करता था, जिससे वह मानसिक और शारीरिक तनाव में थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 80 BNS के तहत मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, और इस मामले में आगे की जांच जारी है। पिछले कुछ समय में लगातार रक्त की कमी को पूरा करने प्रयास हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी रक्त की कमी निरंतर बनी हुई है। खासतौर पर सिंकलिंग, थैलेसीमिया और कैंसर से पीड़ित बच्चों की लगातार बढ़ती संख्या रक्त की कमी को और बढ़ा रही है। यही वजह है कि लगातार रक्तदान शिविर के माध्यम से रक्त इकट्ठा कर इन पीड़ित मरीजों की मदद करने की कोशिश की जाती है। इसी कड़ी में रविवार को बोल बम कांवड़िया समिति के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर लगभग 50 से अधिक यूनिट रक्त का दान कर कई जरूरतमंद लोगों को रक्त उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। इसी तरह से हर वर्ष रक्तदान के माध्यम से कई यूनिट रक्त उपलब्ध कराया जाता है, जो जरूरतमंद के काम आता है। इस मौके पर रक्तदाताओं को रक्त मित्र कार्ड का भी वितरण यहाँ किया गया। जाहिर तौर पर इसी तरह से लोगों को रक्तदान करने आगे आना चाहिए। हर साल की भांति यहाँ इस साल भी हम लोग बाबा धाम कांवरिया संघ के द्वारा ब्लड का शिविर लगाए हैं, और यहाँ बहुत ही उत्साह रहता है, और हमको किसी को बोलना नहीं पड़ता है। लोग अपने इच्छे से आकर यहाँ पर ब्लड दान करते हैं, और बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। हमारा मकसद हर साल की तरह इस साल भी सिकलिंग से, थैलेसीमिया से, कैंसर पीड़ित जो बच्चे हैं जिनको ब्लड की आवश्यकता होती है, उनके लिए हर साल बोल बम कांवड़िया संघ की ओर से ब्लड डोनेट किया जाता है। इस साल भी अपन लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। कितना यूनिट रक्त आप देने का लक्ष्य रखें हैं? 50 यूनिट डोनेट हो चुका है। 50 का टारगेट रखे थे, और आगे और। बिलासपुर के चिंगराजपारा के प्रभात चौक के पास एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें दीवार गिर जाने से 8 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां पीड़ित के परिजनों ने ठेकेदार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि चिंगराजपारा में नगर निगम द्वारा प्रभात चौक शिव मंदिर के पास की गली में नाली और सड़क का निर्माण किया जा रहा था। वहीं के रहने वाले सुभाष देवांगन के घर के पास नाली निर्माण के लिए गड्ढा किया गया था, जिसके कारण सुभाष देवांगन के घर
उसका दीवार एक तरफ झुक गया था, जिसके बाद सुभाष ने निर्माण कार्य कर रहे लोगों से उसे ठीक करने की बात कही थी, लेकिन लापरवाह ठेकेदार ने दीवार को ठीक करना जरूरी नहीं समझा। नतीजा वह दीवार गिर गया और इस दीवार की चपेट में सुभाष का 8 साल का इकलौता बालक चपेट में आ गया, जिसमें 8 वर्षीय बालक बुरी तरह घायल हो गया। उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसका पूरा खर्चा ठेकेदार ने उठाने की बात कही थी, लेकिन जब पैसे देने की बात आई तो वह मुकर गया। सबसे बड़ी बात, निगम क्यों किसी भी निर्माण कार्य का मुआयना नहीं करती, क्यों इन ठेकेदारों के भरोसे बैठे रहती है, और यदि कोई और बड़ा हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होता। यहाँ पर सर मेरे बच्चे ट्यूशन से आया, उसके बाद मैंने उसको जस्ट हाथ खींचने वाला था, अचानक दीवार गिर गई उसके ऊपर। मैं उसके ऊपर जैसे हटाने की बहुत कोशिश किया था तो तुरंत पैर टूट गया उसका। उसके बाद जसवाल डॉक्टर के पास ले गया, बोला भैया कि हम यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, बड़ा हॉस्पिटल ले जा बोल के। उसके बाद श्यामा हॉस्पिटल ले गया तो एक लड़का आया, बोला कि मेरा हॉस्पिटल है, मेरा भाई का हॉस्पिटल है, वहीं चलो मैं अच्छे से इलाज करवाऊंगा बोल के। वहाँ 2 दिन तक रहे सर हम लोग, 2 दिन तक रहे, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर दूसरे हॉस्पिटल गए और इलाज चल रहा है उसका। तो घटना क्या होता है? घटना यह है सर कि दीवार नाली बन रहा है, और नाली बन रहा था तो नीचे कोड़ाई किया था, दीवार पूरा झुक गए थे, इस नाम से दीवार गिर गया सर उसके ऊपर। इलाज करवाने के लिए विकास अग्रवाल बोले थे कि मैं सब करवा लूंगा काम। ठेकेदार है यहाँ का, और बोले थे कि मैं इलाज करवाऊंगा जी, अच्छे से अच्छी इलाज करवाओ, पैसे का टेंशन मत लो, मैं सब करवाऊंगा बोल रहा है। अब बोल रहा है कि सर मेरा गरज नहीं है बोल के। तो मैं इसलिए आप लोग से सहयोग मांग रहा हूँ सर कि मेरे बच्चे को अच्छे से अच्छी इलाज हो जाए, मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं आप क्या चाहते हैं ठेकेदार से मैं चाहता हूँ कि सर मेरे बच्चे का अच्छे से अच्छी इलाज करवा दे, वो वैसे ही चाहता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ सर बच्चे के नाम से, मेरे बच्चे सही साठ हो जाए, बस यही चाहता हूँ सर। मैं थाना जाऊँगा सर, अभी जो भी है बोलूँगा, अपने दुख दर्द बताऊँगा उसको। मैं गरीब आदमी हूँ सर, रोजी मजदूरी करता हूँ, 10-12 हज़ार का नौकरी, उसमें क्या करवा सकता हूँ मैं। मेरा आगे पीछे कोई नहीं है सर, ना माँ ना बाप है। काम चल रहा था तो उनका दीवार मतलब जैसे ही यहाँ ये नली का काम चल रहा था, उसके नाम से उन लोग नहीं खोदे हैं, तो उनका दीवार लगा कि कमजोर हो रहा करके, लेकिन उन लोग किसी को नहीं बताए हैं कोई कुछ हो रहा करके। उसको लग रहा था कि यहाँ खतरा है, तो उनको पहले से बोल रहे हैं कि यहाँ से धक्का देके गिरा देते कि किसी को नुकसान ना हो। अब उसके बाद जब बच्चा जब मतलब उसको घायल हो गया तो हम लोग बुलाए तो बोलते हैं कि आप अच्छे से अच्छे इलाज करेंगे, आप ले जाइए, हम पैसा देंगे, ऐसे करके। अब उसके बाद बोलते हैं कि आज बोले हैं, अभी तक बोले हैं आज 11 बजे। मैं खुद फोन लगाई थी कि उनके मोहल्ले के नाते, तो बोलते हैं कि ठीक है हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। उसके बाद बोलता है देखे मैडम हमारा कोई रिक्शा नहीं है, हम नहीं आ सकते। फिर किसी का और नाम बताया, भगवती साहू पार्षद का। वो पार्षद पहले पूर्व में रह चुके थे, उनको बोले तो मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं इसमें का कोई काम नहीं कर रहा, बस देख रेख लेके मैं आता हूँ, बस और कुछ नहीं है। जो भी आते हैं सब हाथ ही खड़ा कर देते हैं। सबसे मेन है इसमें विकास पांडे, उसका मतलब क्या बोलते हैं, वो है इसका मुख्य है, मतलब काम करने वाले। हम बस न्याय चाहते हैं, बच्चे के अच्छे से अच्छा इलाज हो, और उसका जो भी मतलब घटना हुआ है, दीवार का जो भी नुकसान हुआ है, उसका भरपाई वो खुद करे। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ की लापरवाही से हुई महिला की मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। इस घटना पर सिम्स प्रबंधन की ओर से डॉक्टर्स ने मृत महिला के परिजनों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा और स्टाफ से मारपीट समेत हंगामा करने का आरोप लगाकर गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराया है। कोतवाली पुलिस ने मामले पर मृतका के पुत्र समेत अन्य परिजनों के लिए रिपोर्ट दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू की। कोतवाली थानेदार SR साहू ने बताया कि बीते 17 सितंबर को राजकिशोर नगर निवासी 56 वर्षीय महिला राजकुमारी यादव न चल पाने की समस्या लेकर सिम्स हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, जिसकी तबीयत में सुधार आ रहा था। लेकिन 19 सितंबर की रात में ड्यूटी डॉक्टर हेमंत बांगड़कर और स्टाफ नर्स अंजुलिका इलाज कर रही थी। इसी दौरान स्टाफ नर्स अनामिका ने KCL इंजेक्शन को 100 ml के नॉर्मल स्लाइड में लगाने के बजाय 20 ml के NS स्लाइड में लगा दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। इससे नाराज परिजनों ने गलत इलाज से मौत होने पर नाराजगी जाहिर की। आगे की विवेचना कार्रवाई की जा रही है और घटना का CCTV फुटेज भी खंगाला जा रहा है। जी हाँ, एक राजकिशोर नगर की कुमारी यादव उम्र 56 वर्ष की है, जो सिम्स अस्पताल में भर्ती अपने स्वास्थ्य के इलाज के लिए भर्ती उनके परिजनों द्वारा कराया गया था। इलाज दौरान उसकी मृत्यु हो जाने पर उनके परिजनों द्वारा आक्रोश व्यक्त करते हुए वहाँ ड्यूटीरत नर्स व डॉक्टरों के साथ में अभद्र व्यवहार कर गाली गलौज और मारपीट और उनको धमकी दिया गया और उनके शासकीय कार्य में भी बाधा पहुँचाया गया। इस पर उनके द्वारा एक लिखित आवेदन पेश की गई है, जिसमें शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट, धमकी के संबंध में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराई गई है, जो विवेचना में दिया गया है। कमिश्नर महादेव कावरे ने पेट्रोल पंप में आम जनता के उपयोग के लिए बने टॉयलेट की नियमित साफ सफाई और रखरखाव सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने संभाग के सभी जिला कलेक्टरों को इस आशय का पत्र भी लिखा है। संभाग आयुक्त ने जारी पत्र में कहा कि जिलों में भ्रमण और निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि पेट्रोल पंपों में जन सुविधा के लिए बनाए गए टॉयलेट की साफ सफाई व्यवस्था, दरवाजे ठीक से बंद नहीं होने व नल के टोटी टूट जाने पाए गए हैं। कहीं कहीं पानी की नियमित आपूर्ति भी बाधित होना पाया गया। इसलिए जिलों में स्थित सभी पेट्रोल पंपों का अधिकारियों से निरीक्षण कराकर पंप मालिकों से इस व्यवस्था को दुरुस्त करने को कहा गया है। संभाग आयुक्त को इस तरह से पेट्रोल पंप में व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पत्र लिखना कहीं न कहीं जिला प्रशासन की निष्क्रियता को दर्शाता है। तो वहीं पेट्रोल पंप संचालक के द्वारा भी जिस तरह से इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि पेट्रोल पंप जाने वाले लोगों को सुविधा मिल सके। अपने विभिन्न मांगों को लेकर आगामी 27 सितंबर को छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा नेहरू चौक पर 1 दिवसीय प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि यह प्रदर्शन प्रदेश भर में आयोजित होगा। इसे लेकर अब फेडरेशन के पदाधिकारी और सदस्य आंदोलन को लेकर रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को जल संसाधन परिसर में मौजूद प्रार्थना सभा कक्ष में फेडरेशन की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी आंदोलन को लेकर सभी पदाधिकारी और सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई। पहले भी फेडरेशन के द्वारा अपनी मांगों को लेकर विभिन्न स्तर पर आंदोलन किए गए थे, लेकिन अब 27 सितंबर को कलमबंद हड़ताल किया जा रहा है। इसके बाद भी अगर सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन आंदोलन फेडरेशन के द्वारा किया जाएगा। 27 सितंबर को आयोजित होने वाले आंदोलन के मद्देनजर सभी पदाधिकारी ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पहुंचकर सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने की अपील की। अधिकारी फेडरेशन प्रदेश के 112 संगठनों का प्रतिनिधि संगठन, हमने अनेक आंदोलन किए हैं और कई सफलताएं हमको मिली। इस प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए श्रेय किसी को जाता है तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन। इस प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिलाने की बात हो या 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता दिलाने की बात हो, तो ये श्रेय भी जाता है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन। अभी वर्तमान में हम लोग 4 सूत्री मांगों को लेकर 4 चरण में आंदोलन कर रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग है, हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र बनाया गया है, जिसमें मोदी की गारंटी कहा गया है, उसके अनुसार हमारे प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान 4% महंगाई भत्ता दे तिथि से मिले। जुलाई 2019 से जो DA का एरियर्स है उसको GPF खाते में समायोजित किया जाए।
मध्य प्रदेश सरकार ने अर्जित अवकाश नकदीकरण 300 दिवस कर दिया है। वहाँ 4 स्तरीय समयमान वेतनमान लागू हो चुका है। अब चूंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो ट्रिपल इंजन सरकार से हम चाहते हैं जो हमारी जो 4 सूत्री मांग है उसको पूरा करें और जो गृह भाड़ा भत्ता जिसके लिए हमने काफ़ी संघर्ष किया था वो केंद्र के समान उसको रिवाइज होना था, वह अभी रिवाइज नहीं हुआ है, वह भी इस मांग पत्र में है। 27 तारीख को हम पूरे प्रदेश को बंद कराने जा रहे हैं। लगातार फेडरेशन के हमारे प्रांताध्यक्ष साथीगण संभाग स्तरीय बैठक लेते आ रहे हैं। आज जो है बिलासपुर संभाग के जो संभाग स्तरीय बैठक है इसमें सभी संगठन के साथीगण यहाँ पर आए हुए हैं और हम सब ने एक रणनीति तय कर रहे हैं कि कैसे हम 27 तारीख को कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का संभागीय बैठक आज बिलासपुर में आयोजित किया गया है। ये अंतिम बैठक है क्योंकि 27 तारीख को पूरे प्रदेश के कार्यालय और संस्था बंद किए जाएंगे। अगर 27 के पूर्व हमारी 4 सूत्री मांगों पर विचार नहीं करती है सरकार, 27 तारीख को यह हड़ताल सफल हो, इसके सफल समीक्षा के लिए आज प्रांतीय संयोजक श्री कमल वर्मा जी उपस्थित हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। क्या मानते हैं मांगे पूरी नहीं हो पा रही है? मांगे पूरे नहीं हो तो 27 को हड़ताल तय है, उसके बाद कोर कमेटी की बैठक होगी और हम लोग तो संघर्ष करने वाले हैं और एक सामूहिक नेतृत्व है। सामूहिक नेतृत्व जो निर्णय लेगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे। जो मांग है उसको लेकर आज संभागीय बैठक रखी गई है जिसमें पूरे संभाग के पूरे जिला के प्रांतीय संयोजक श्री कमल वर्मा जी हैं और हमारे पूरे संभाग के जिला के अध्यक्ष जी लोग हैं और पदाधिकारीगण हैं। उनके मार्गदर्शन में आगे की रणनीति तैयार हो रही है और आगे अगर हमारा 27 तारीख से कलम बंद काम बंद उसको लेकर हम आग्रह करते हैं सभी से और इसी संबंध में आज बैठक रखी गई है। श्रीमती मतीना बंजारे प्रांतीय संगठन। वो आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी क्योंकि मोदी जी की गारंटी थी। मोदी की गारंटी में जो संकल्प पत्र है उसको लागू किया जाए और हमारे वेतन भत्ते जो सरकार बार बार खाने का एक वो कर रही है डकारने का, उस परंपरा को हटाने के लिए ये हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 27 तारीख को महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, 300 दिन अर्जित अवकाश सहित हमारी 4 सूत्री मांगे हैं जो सरकार पूरी कर सकती है, उसमें कोई व्यय भार भी नहीं है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है 27 से पहले हमारी मांगों को पूर्ण करें, अन्यथा 27 का आंदोलन होगा और भविष्य में उग्र आंदोलन भी हो सकता है। हमारा जो पूरा प्रदेश के 6 लाख से अधिक कर्मचारी जो हैं वो व्यथा लेकर के लगातार शासन से संपर्क में है, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सचिव से, सारे लोगों से। मोदी की गारंटी को लेकर के शासन में एक माहौल बनाया था जिसमें कर्मचारियों ने भी साथ दिया था और उसमें 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान की बात हुई थी, जो केंद्र समान देती थी से महंगाई भत्ता देने की बात हुई थी, गृह भाड़ा भत्ता देने की बात हुई थी, 300 दिवस मध्य प्रदेश की तर्ज पर अर्जित अवकाश की पात्रता की बात हुई थी। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के हम लगातार आंदोलित थे। हमने शासन के प्रत्येक चरणों पर हमने बात रखी है। ये आंदोलन का निश्चितकालीन एक चरण है जो 27 तारीख को होगा और 6 लाख से अधिक कर्मचारी अधिकारियों की मांग को लेकर के है। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा और अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए पूरे 6 लाख से अधिक कर्मचारी जो है जाने के लिए बाध्य होंगे। लो वोल्टेज और बिजली बंद होने की समस्या से जूझ रहे कपिल नगर, राजस्व कॉलोनी, जबड़ापारा, बंगाली पारा सहित अन्य क्षेत्रों को बिजली विभाग ने राहत दिया है। 6 महीने पहले काम शुरू किया था। सब स्टेशन रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हो गया। इसके लिए नगर निगम द्वारा बनाए गए 90 लाख रुपए के चबूतरे तोड़ दिए गए, लेकिन 5 MVA का ट्रांसफार्मर नहीं मिलने के कारण सब स्टेशन चालू नहीं हो पा रहा है। वहीं बाउंड्री वॉल विवाद के चलते साइंस कॉलेज सब स्टेशन का लाभ 5000 से अधिक उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहा है। सरकंडा मुक्ति धाम के पीछे 2.5 करोड़ रुपए से बिजली सब स्टेशन बनाने का काम VS इलेक्ट्रिकल्स को दिया था। एजेंसी ने 4 महीने के रिकॉर्ड समय में सब स्टेशन बना दिया। वहीं साइंस कॉलेज के पास भी सब स्टेशन बनकर तैयार हो गया है, लेकिन बाउंड्री वॉल को लेकर विवाद के चलते ट्रांसफार्मर शुरू नहीं हो सका है। बिजली विभाग के अधिकारी विवाद सुलझने का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है स्ट्रक्चर समेत तमाम काम हो चुके हैं। ट्रांसफार्मर लगने के बाद तार खींचने का काम शुरू किया जाएगा। इसमें कॉलोनी वासियों के द्वारा कुछ बाउंड्री के बारबेड वायर से हम लोगों ने इसमें
वो किया है, फेंसिंग किया है, उनके द्वारा कुछ बाउंड्री वॉल तोड़ने के एवज में बाउंड्री वॉल बनाकर देने की बात की मांग रखी गई है, जो कि जिसमें कुछ प्रावधानों को फिर रिवाइज करने के लिए ऊपर भेजा गया है। जैसे ही आता है तो फिर चार्ज हो जाएगा और शीघ्र चार्ज होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर तक मनाए जा रहे हैं। इसके तहत छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वजन तिहार का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने जायजा लिया, जहां बच्चों का वजन साथ ही उनकी हाइट भी नापी गई। वजन तिहार और सुपोषण माह में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के पोषण स्तर और उनके शारीरिक विकास की जांच की गई। कुपोषण की स्थिति पाए जाने पर पालकों को पोषण सलाह दी गई। साथ ही आवश्यक होने पर बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र भेजा जाता है। जिले में वजन तिहार के तहत सभी विकास खंडों के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के पोषण स्तर की जांच की जा रही है, जिसमें जनप्रतिनिधि भागीदारी निभा रहे हैं, लोगों को पोषण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी दीप्ति पटेल ने बताया कि बच्चों में सुपोषण स्तर को बढ़ावा देने पोषण माह और वजन त्योहार मनाया जा रहा है। सभी बच्चों का वजन और ऊंचाई मापन कर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में दर्ज कराया जाता है और इसका उद्देश्य ये है कि हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आपके बच्चे का पोषण स्तर क्या है और जिसके प्रति वो जागरूक हो और कुपोषण को खत्म करने का हम पूरा प्रयास। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में निजी अस्पतालों में मरीजों से इलाज के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। कहने को यह सारे अस्पताल बिलासपुर के नामी अस्पताल हैं, जहां कथित तौर पर मरीजों को बड़ी सुविधा देने का दावा किया जाता है, लेकिन जब मरीज इन अस्पतालों में इलाज के नाम पर पहुंचते हैं तो उनके साथ लूट हो रही है। यही कारण है कि जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने बिलासपुर के 18 अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। इनमें कुछ अस्पताल नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं कर रहे हैं तो कुछ अस्पताल आयुष्मान योजना में गड़बड़ी कर रहे हैं। 2 अस्पतालों पर जुर्माना भी लगाया गया है। इन्होंने नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं किया था। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा नर्सिंग होम संचालक के लिए नियम और शर्तें बनाई गई हैं, लेकिन निजी अस्पताल अपनी कमाई बढ़ाने के लिए इन किसी भी नियमों का पालन नहीं करते हैं। ऐसे में शासन भी अब इन पर सख्त हो गया है और लगातार इस पर कार्रवाई कर रहा है। मौजूदा समय में इन 18 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया तो वहीं अन्य अस्पतालों की भी कुंडली तैयार की जा रही है। ये जो है आयुष्मान के अंतर्गत जो अस्पताल संचालित हो रहे हैं उन लोगों का जो निरीक्षण किया गया, कुछ शिकायतें भी आई थी, तो ऐसे लगभग 18 अस्पताल ऐसे हैं जिनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी और ऐसे अस्पतालों को हम लोगों ने नोटिस जारी किया है और उसमें 2 अस्पताल ऐसे हैं जिनको पर जुर्माना भी लगाया गया है। एक केयर एंड क्योर अस्पताल है जिसमें 12 लाख का जुर्माना लगा है और एक अस्पताल जिसमें कि इनको 2 लाख रुपए के आसपास जो है जुर्माना लगाया गया है। बाकी अस्पतालों को जो है चेतावनी दी गई है इस बारे में कि अपने जो कमियां पाई गई हैं उन कमियों को वो दूर कर लें, अन्यथा भविष्य में उन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। भगतपुर पुलिस ने नकली तंबाकू गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बिलासपुर निवासी आकाश ढोडवानी, दीपक आहूजा और कोरबा निवासी अंशुल हंस राजधानी को तस्करी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों से लगभग 60-70 बोरियों में लाखों रुपए की नकली तंबाकू और पैकिंग मशीन जब्त की है। यह गिरोह लंबे समय से तंबाकू में अमानज पदार्थ मिलाकर बाजार में बेच रहा था, जिससे लोगों की जान को खतरा हो रहा था। तंबाकू कंपनी मेघना के मालिक द्वारा नकली तंबाकू की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। जांच में पुष्टि होने पर पुलिस ने छापेमारी कर इन तस्करों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी देवेश राठौर ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश जारी है। आरोपियों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की विवेचना की जा रही है। निवासी संजय आहूजा के द्वारा थाने में आकर एक लिखित आवेदन दिया गया है कि थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ी मात्रा में उनके उत्पाद मेघना छाप तंबाकू की मिलावटी व नकली तंबाकू की बिक्री हो रही है, जिस पर से कार्रवाई करते हुए IT एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और उक्त प्रकरण के जो आरोपी हैं बिलासपुर के आकाश डोडवानी, दीपक आहूजा और कोरबा निवासी अंशुल हंस राजानी, इनको गिरफ्तार किया गया है और विधिवत पूछताछ कर नकली मेघना छाप तंबाकू की बड़ी मात्रा में जब्त किया गया है और कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा।
तकतपुर नगर पालिका द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित गुरु नानक मंगल भवन आज खंडहर में तब्दील हो गया है। लगभग 5 वर्ष पूर्व बना यह भवन अव्यवस्थाओं और रखरखाव के अभाव में उपयोग में नहीं आ पाया है। नगर पालिका की उदासीनता के कारण आज तक भवन में बिजली, पंखे या अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं लगाई जा सकी। इसके चलते स्थानीय लोग निजी वैवाहिक भवनों पर मोटी रकम खर्च कर शादी, ब्याह और अन्य कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मजबूर हैं। सीपेज और दरारों के साथ बाथरूम में गंदगी फैली हुई है। यहां तक कि भवन के गार्डन और पार्किंग के स्थान पर थोक सब्जी मंडी लगा दी गई है। भवन के कुछ हिस्सों में बाढ़ पीड़ित परिवारों को शरण दी गई है, जिससे अव्यवस्था और बढ़ गई है। समाज अब इसकी बदहाल स्थिति से चिंतित है। कई बार नगर पालिका और जनप्रतिनिधियों को पत्राचार करने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं हाल ही में तकतपुर के प्रशिक्षु IAS तन्मय खन्ना ने भवन की जर्जर स्थिति की जानकारी मिलने पर आश्वासन दिया कि जल्द ही इसका निरीक्षण किया जाएगा और इसे उपयोगी बनाकर जनता को इसका लाभ दिलाया जाएगा। इसको भी हम दिखवाते हैं। अभी मैंने ये पर्टिकुलर जो मंच है ये देखा नहीं है। अगर ये हमारी तरफ से बना है और यूज़ में नहीं है तो इसको हम बिल्कुल एस्टिमेट बना के ठीक करवाएंगे और इसको यूज़ में लाते हैं जल्द से जल्द। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खास खबरें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द ही फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।